इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आ जाओ। न्यू बुक के हिसाब से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिसोल्यूशन का। ब्रह्मा विष्णु वाली है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश वाली है। ठीक है, एक बार के लिए वैसे टॉपिक हम कर रहे हैं, मैं चेक कर लूंगा कि क्या ये टॉपिक डिलीटेड तो नहीं है, वैसे उम्मीद बड़ी कम है, बहुत रेयर। ठीक है, लेकिन कोई टॉपिक नया नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन की अगर आप हेडिंग देखोगे, लिखा हुआ है बैलेंस शीट एज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन। पिछले पार्ट तक याद करो, हम जितने भी बड़े क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें डेट बैलेंस शीट गिवन होती थी पहले। तो बैलेंस शीट में से सारी एसेट्स को पिक करके कहां पे लिखते थे, रियलाइजेशन में, या फिर कैश का होता था तो कैश अकाउंट में। लाइबिलिटीज को कहां कहां पे लिखते थे, या तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, या फिर अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, या फिर कैपिटल का बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट होता था तो उसको बैंक के, कशिश बोलना है, बोलना है, देखो एक बार कहीं सुनोगे मुझसे। अच्छा घर पे, तो जो मैंने ट्यूशन पे करा रहा हूँ बस आप वो करो जो मैं आपको करा रहा हूँ, दो दो चीजें करोगे तो कंफ्यूज होगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम बैंक के क्रेडिट में लिख लेते होते हैं। ठीक है, अब ये पहला इकलौता ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बैलेंस शीट ही क्वेश्चन में गिवन नहीं है। देखो अगर आप देखोगे ना हेडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश वाली, इसमें बैलेंस शीट ही गिवन नहीं है। तो अगर आप सबसे लास्ट में देखोगे, बोला क्या है क्वेश्चन में, प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो द कैश अकाउंट। ये तो तीन अकाउंट, ये तो हमें पता ही है, हमेशा पूछते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अब हम एसेट्स कहां से उठाएं। अगर आप क्वेश्चन रीड करना, ये वाली ब्रह्मा से लेके 40150 तक पहला पैराग्राफ रीड करो, कहीं पे एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में? भाई मेरे वो रियलाइज है, वो तो बेचे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ सन्ड्री एसेट्स की कोई वैल्यू गिवन है, स्टॉक मशीनरी प्लांट, वो तो एडजस्टमेंट हो गई ना। लाइबिलिटी आ गई, क्रेडिट 16,000। अगर लाइबिलिटीज दे रखी हैं और वो दे रखा है तो एसेट्स निकल ही जाएंगे। नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन में कोई एसेट्स गिवन है? कैश, प्लांट, स्टॉक, डेटर, मशीनरी कुछ गिवन नहीं है ना। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट अगर हमारी बन गई, फिर वही क्वेश्चन जो हम वैसे करते हैं उससे तीनों चीजें बनाएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग लिख लो बड़ी बड़ी। सबसे पहले हेडिंग लिखो कॉपी पे, बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोई टॉपिक इसमें नया नहीं आने वाला, सिर्फ नया यही पार्ट है कि बैलेंस शीट गिवन नहीं है। तो बैलेंस शीट हम बना लेंगे न्यू बुक के हिसाब से, इलस्ट्रेशन नंबर 17 बैलेंस शीट एज एट। देखना किस दिन डिसोल्यूशन हो रही है, कोई डेट गिवन है क्वेश्चन में? दोनों कशिश आप लोगों ने स्टेटमेंट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, स्टेटमेंट रीडिंग पे, आधा क्वेश्चन वहीं से सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई डेट नहीं है। ठीक है, तो एज एट 31 मार्च लिख देते हैं बस। वैसे तो लिखना नहीं चाहिए इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि डिसोल्यूशन है, लेकिन बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च है इसलिए मैंने लिख दी। बस इसका फॉर्मेट बनाओ, 4 लाइनों से ज्यादा मत बनाना क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ज्यादा नहीं दी होंगी। लाइबिलिटीज, एसेट्स, रुपीज। अब क्वेश्चन में ढूंढना शुरू करो, कोई एसेट्स या कोई लाइबिलिटी गिवन हो आपको। ब्रह्मा विष्णु महेश PSR दी हुई है, डिसोल्व द पार्टनरशिप फर्म, क्रेडिटर्स 16,000 एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। अब देखना इसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स, ये तो कोई नई चीज है ही नहीं। हाउ मच? 16,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? नहीं, उसके बाद एक लाइन और भी थी। किसी को कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का मीनिंग याद हो? रजत बोलो। जो लाइबिलिटी होने वाली हो। नहीं ये नहीं है। हाँ, लाइबिलिटी के चांसेस, मतलब रजत थोड़े से शब्द फर्क थे। कोई ऐसी आइटम, कशी सुनो, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होता है क्योंकि पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, इसका वेरी शॉर्ट भी कई बार आ चुका है। वो लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हो सकती है। तो इसको ना, जो फ्यूचर में हो सकती है, मेरे को अब सोच के बोलना, क्या वो लाइबिलिटी है अभी? नहीं है। मैंने अभी लाइन क्या बोली है, उसका मीनिंग क्या है? अभी तो नहीं है ना। तो ऐसी लाइबिलिटी को कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। सर कोई एग्जांपल बताओ, पहले मैं आप लोगों को मौका देता हूँ, कोई एग्जांपल सोचना। बिजनेस में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ मुझे, मतलब जो बिजनेस की किसी के साथ हो रही हो कि जहां पे मुझे पैसे देने पड़ सकते हैं,
मतलब लाइबिलिटी देनी पड़ सकती है, लाइबिलिटी हुई नहीं है। कोई सोचना एक बार, देखें किसी का चलता है माइंड। बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन ट्यूशन फीस तो देनी पड़ेगी ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 2000 निकाल के क्या पता ज्यादा हो। हाँ कह सकते हो, लेकिन प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी के लिए अकाउंट्स ने रूल निकाला है कि वो आपकी सच में लाइबिलिटी है, सिर्फ वो इकलौती ऐसी आइटम है। कोई और सोचो। +1 में भी हमने काफी बार डिस्कस किया, +2 में भी। बैड डेट्स तो मेरे पैसे डूब गए ना, वो तो खर्चा हो गया। लाइबिलिटी कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे लाइबिलिटी होने के चांसेस हो। फॉर एग्जांपल मेरे अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस के अगेंस्ट किसी ने केस कर दिया, अगर जज ने डिसीजन मेरे अगेंस्ट सुना दिया, कोर्ट में मैं फैसला हार गया, तो मुझे पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है? जज के फैसले पे, केस के फैसले पे। तो ऐसी लाइबिलिटी को बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। नहीं, अनरिकॉर्डेड नहीं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी हो गई ना, वो तो अनरिकॉर्डेड है ना, लेकिन लाइबिलिटी तो सच में है। कॉन्टिजेंट का मतलब है जो फ्यूचर में हो सकती है। एक एग्जाम्पल मैंने क्या बोला है अभी, क्या बोला है? जो मैं केस हार सकता हूं। अब दूसरी एग्जाम्पल सुनो, मैंने लॉटरी बम्पर, दिवाली बम्पर शुरू किए, मैंने 100 रुपए की लॉटरियां बेचनी शुरू की। हो सकता है एक लॉटरी निकल जाए, तो मेरे को पैसे देने पड़ सकते हैं। किसी तीसरे बंदे की मैंने कोर्ट में या बैंक में गवाही डाल दी, विटनेस डाल दी, गारंटी दे दी कि कल को यार इसको उधार दे दे तू। जैसे मैंने बोला, मैंने किसी एक इकोनॉमिक्स वाले ट्यूशन को बोला कशिश आप ट्यूशन रख लो, कशिश कह रही है मेरे पास अभी 2 महीने फीस देने के लिए है नहीं, 2 महीने के बाद मैं दे दूंगी। तो मैंने कशिश जो जिस ट्यूशन के पास, जिस ट्यूटर के पास गई, तो वो रख नहीं रहा था बिना फीस के, तो मैंने बीच में गारंटी दे दी कि 2 महीने के बाद वो आपको फीस पे कर देगी। ना पे कर पाई तो मेरी लाइबिलिटी है। कब लाइबिलिटी मेरी अराइज होगी? जब कशिश 2 महीनों के बाद अपने टीचर को फीस नहीं देगी तब। तो ऐसी लाइबिलिटी जिसकी भी ट्रांजैक्शन तो क्रिएट होगी है, लेकिन फ्यूचर में होने के चांसेस हैं या नहीं है वो डिपेंड करेगा फ्यूचर पे। ऐसी लाइबिलिटी को बोला जाता है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी अभी हुई नहीं है। जब लाइबिलिटी हुई नहीं, क्या मैं उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूंगा? नहीं करूंगा, तो उसको बैलेंस शीट के बाहर रिकॉर्ड करते हैं। ये होगी आपकी बैलेंस शीट, इसके बाहर लिखते होते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। अगर इसको नहीं लिखोगे 1 नंबर कट जाएगा। ये होती है आपकी टेक्निकल नॉलेज कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं आती, बैलेंस शीट के बाहर आती है। तो बैलेंस शीट के बाहर लिख दो कितनी है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी? 2650। सर एक बात बताओ, फिर उसको बाहर लिखने का मतलब पर्पस ही क्या हुआ? हमारे अकाउंटिंग के रूल्स बोलते हैं, हमारे रूल्स, हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये ऐसी लाइबिलिटी जो हुई नहीं है तो उसको बाहर लिख दो, ताकि हमारी नजरों के सामने रहे कि फ्यूचर में अगर हो सकता है तो हम ध्यान रखेंगे। अगली आइटम बोलो। विष्णुज लोन। विष्णुज लोन मतलब एसेट्स का है कि लाइबिलिटी का है? कैसे? नहीं, मेरे को अभी कैसे पता चलेगा? आपको दिया हेडलाइन टू द बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, बिजनेस उसके के लिए लिए नहीं, आप लोगों ने पहले मेरे को कैपिटल तो लिखवाई नहीं, लोन पे कहाँ पहुंच गए हो? पागल है, मैंने ये लाइन लिखी है। तो राहुल पहले क्वेश्चन में अगर बराबर चलना। अभी मेरी लाइन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की थी, उसके बाद क्या चल रहा है? कैपिटल स्टूड है, तो पहले कैपिटल लिखो, किस किस की कितनी कितनी कैपिटल है? ब्रह्मा विष्णु महेश जी कितनी है? 12,000। कैपिटल के बाद पढ़ो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में पढ़ना है। विष्णु हैड लेंट द लोन, लेंट का मतलब होता है उधार देना, तो विष्णु ने लोन दिया, बिजनेस ने तो लिया होगा, हम तो बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी हो गई। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगी क्योंकि बिजनेस ने तो लोन लिया है। कितने के? 14,000। अच्छा आगे पढ़ो। आगे है इन एडिशन टू कैपिटल ऑफ 14,000। ये 8,000 क्या लिखवाया था? 14,000। अच्छा लोन हो गया, ठीक है। द एसेट्स रियलाइज, ये तो रियलाइजेशन अकाउंट में काम आएगा, ये तो एडजस्टमेंट दी हुई है। लाइबिलिटी दी हुई है, एसेट्स जो है वो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा। सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि लाइबिलिटी का टोटल एसेट्स के बराबर होता है ना, तो सन्ड्री एसेट्स मेरा आंसर निकल आएगा इससे, चाहे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हमने निकाल लिया। 12 और 16 28 38 8 40 60,000। 60,000 मेरे पास टोटल आ गया और यही एसेट्स बच जाएंगी। अब मेरे पास बैलेंस शीट आ चुकी है, अब मेरे को वो 3 अकाउंट बनाने हैं जो हम करते हैं। देखा जाए क्वेश्चन तो उल्टा बहुत सौखा पड़ने वाला है, एडजस्टमेंट से कोई नहीं है, एक है।
रिलाइज, बाकी तो वही का वही है ना, तीनों अकाउंट बनाओ जल्दी से। कटे ना नहीं रियलाइजेशन छोटा बनेगा। हाँ हाँ, रियलाइजेशन अब छोटा बनेगा, 6-7 लाइन होगा बस। हाँ जी राहुल, इकट्ठे बना लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट आज वाले क्वेश्चन में वो भी बनेगा पार्टनर्स लोन, क्योंकि अगर आप अपनी बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में पार्टनर्स लोन भी दिया हुआ है। पार्टनर का नेम क्या था, विष्णु था। दो लाइन था। हाँ, 2 लाइनों का बना लो। डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना। विष्णु लोन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। विष्णु लोन लिखना ठीक है। हाँ बहुत है, ज्यादा ही बना दिया तूने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले एसेट्स हैं तो एसेट्स को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन के डेबिट में, और एसेट्स इकट्ठी दी हुई हैं। अब बुक में से सिर्फ आपको एसेट्स रियलाइज की वैल्यू देखनी है। काउंटर कैश अरे पहले सारी बैलेंस शीट को खत्म करेंगे ना हम, क्वेश्चन वही का वही चल रहा है। वैसे आप बैलेंस शीट क्वेश्चन बुक में से देखते थे, अब बैलेंस शीट आप लोगों ने खुद बनाई हुई है, वहीं से देखनी है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड डाल दो टू सन्ड्री एसेट्स। कितनी थी एसेट, 60,000 की। लाइबिलिटी में पहली देखना क्या थी, क्रेडिटर्स, तो बाई वाली तरफ डाल दो, बाई क्रेडिटर्स। अमाउंट बोलना क्रेडिटर्स की। 16,000 अच्छा, क्रेडिटर्स के बाद क्या था, विष्णु लोन। क्रेडिटर्स के बाद विष्णु लोन, तो विष्णु लोन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो बाई वाली साइड से स्टार्ट होगा। बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, अमाउंट क्या थी 14,000। उसके बाद कैपिटल के बैलेंस डाल दो। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 12,000 बाई बैलेंस ब्रोट डाउन कितने हैं, 12,000, 10,000 10,000, 8,000, बस यही था। बस उसके बाद एसेट्स रियलाइज हो रही हैं। एसेट्स रियलाइज की जर्नल एंट्री देखो क्या होगी, एसेट्स रियलाइज की बैंक टू रियलाइजेशन। रजत रियलाइजेशन की एंट्री भूल गए हो। बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में एसेट्स देखना कितने की बेच रहे थे, 40 कैश के डेबिट में आ जाएगा। कशिश दूसरा बता सकते हो, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। लिखेंगे क्या, बाय बैंक या बाय कैश ब्रैकेट में एसेट्स। क्या था 40, 150। एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई हैं। अब देखो अपनी बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में बनाई है, क्या कोई लाइबिलिटी है जिसको पे करने, क्रेडिटर्स को पे करेंगे ना, तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितने थे 16,000, और कुछ नहीं दिया हुआ तो 16 के 16,000 पे कर दो। सर एडजस्टमेंट भी नहीं दी हुई, आपने अपने आप कैसे किया, लाइबिलिटीज आपने अपने आप आइडेंटिफाई करनी है और खुद पे कर देने, ठीक है। और बैंक के क्रेडिट में लिखो बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, अमाउंट बोलो 16,000 था। अच्छा, एक लाइबिलिटी क्रेडिटर वाली पे कर दी, एक लाइबिलिटी और रहती है विष्णु के लोन वाली, उसको भी पे कर दो। वो विष्णु के लोन में ही करेंगे, उसको पे कर दो। भाई पे करने को बैलेंस बोलते हैं कि बैंक बोलते हैं। डिसोल्यूशन के चैप्टर में कभी भी लास्ट में बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि डिसोल्व हो रही है ना, बिजनेस खत्म हो रहा है।
टू बैंक 14,000। तो टू बैंक क्या है, बाकी कहाँ पे जाएगी दूसरी, सेकंड एस्पेक्ट इसका, पार्टनर कैपिटल। इधर तो बैंक लिख रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में डालेगा। नहीं, क्रेडिट ऑफ कैश बुक। पे कर रहे हैं तो बैंक के या कैश के क्रेडिट में नहीं जाएगा। बाय विष्णु कैपिटल, बाय विष्णुज लोन। ये भी पे कर दी, बस खत्म हो गया। एडजस्टमेंट रियलाइजेशन का आंसर निकालो। 60,76 लॉस आएगा। 76,000 बन रहा है जी टोटल। अच्छा, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी पे करनी है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी तो पे करेंगे, अभी आंसर निकलेगा ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ के देखो, स्टेटमेंट पढ़ना कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वाली बुक में से क्या लिखा हुआ है, और आगे हैड टू बी मेट लिखा ही हुआ है। हैज टू बी मेट, मेट का मतलब लिख दो। अगर बुक में कई बार नहीं समझ आता, मेट मतलब पे कर देनी है, तो पे कर दो। टू बैंक ब्रैकेट में कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। सर अभी तो आपने लिखा था कि बैलेंस शीट में नहीं लिखते, तो बैलेंस शीट में तो मैं अभी भी नहीं लिख रहा। अब तो क्वेश्चन नहीं बोल दिया ना कि लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है, अब सच में केस हार गए हम, पे करना है तो पे कर देंगे। बाय बैंक ब्रैकेट में कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कितनी थी देखना, कॉन्टीजेंट 2650, और बैंक के क्रेडिट में कर दो। बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में कॉन्टीजेंट, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में कॉन्टीजेंट 2650। बस अब मेरे हिसाब से आंसर आने से अब कोई नहीं रोक सकता। आएगा वैसे रियलाइजेशन का तो लॉस ही 76 78। टोटल देखना ये आ रहा है 78,650, 78,650 बाय रियलाइज। दिव्या गलत बोल रहे हो आप, थोड़ा देख के बोलो। मैंने तीनों का अलग अलग बोला है। क्या? तीनों का अलग अलग बोला था मैंने तो। अच्छा, टोटल आया 22,500। कौन सा 22,000? टोटल किसका लॉस कह रहे हो? 22,000 माइनस करने के बाद बोल रहे हो? 22,500। और रेशियो देखना क्या है, 33 30%। 6750 6750 9,000। 22 थी, 68 68 और 1.5 साढ़े, ठीक है हाँ। 6750 6750 22 22 68 ठीक है। और इसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट वाली साइड पे लिख दो। टू रियलाइजेशन लॉस 6750 6750 9,000। बस पे कर दो। एक का टू वाली तरफ, दो का टू वाली तरफ आ रहा है आंसर, बाकियों का हाँ। ये हो गया 12,000, 12,000 में से 67 हो गए 5 5250। एक आंसर तो ये आ गया मेरे पास। मतलब ब्रह्मा के पास पैसे थे 12,000, उसका लॉस आया 6,750, बाकी बैलेंस उसको पे करके उसका अकाउंट खत्म हो गया। अगला आ गया 10,000, 10,000 में से 350, इसका आएगा 9,000, और इसका आंसर इस तरफ आएगा बाय बैंक। मतलब जो एन है ना, एम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश को सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल तो थी 8,000 और उसके हिस्से में लॉस कितना आया 9,000, तो वो 1,000 बिजनेस में लेके आएगा अपने हिस्से का। तो 1,000 इस तरफ आ जाएगा कैश में टू महेश कैपिटल, और बाकियों को हमने पे करना है बाय 20 कैपिटल बाय 20 कैपिटल। क्या क्या था पहले का 5, दूसरे का देखना आंसर मैच हो गया 4150
41150। एक मिनट पहले वो कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अपने आप करनी है खुद। ये है राहुल कैपिटल अकाउंट। कितने की 9000 कितना है? कहाँ पे राहुल? जो बड़ा टोटल होता है वही लिखते हैं ना। दो दो जगह क्रेडिट साइड का टोटल था तो वही लिखते हैं बस। आप ये तो अपनी नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कोई समझाने वाला नहीं है। बड़े वाला टोटल लिखते हैं। अगली इलस्ट्रेशन शुरू करो अपने आप।